सब्सक्राइबर से बात करे और उनसे कहे कि काउ कॉर्नर क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश के ऊपर भी आए और अपने फेवरेट क्रिकेटर से बात करे, मुझसे बात करे, मेरे साथ इंटरेक्ट करे, तो मेरे लिए अच्छा होगा। और क्रिकेट पे जितना बात करे उतना कम है, जितने लोग चैनल बनाएंगे उतना अच्छा है। हाँ, ये तो सही बात है सर। मेरा जो पहला सवाल ये होगा आपके साथ, क्योंकि लॉकडाउन 4 आ चुका है, नया टाइमलाइन आ चुका है और वहां पर क्रिकेट कॉम्प्लेक्स खुलने की बात चल रहा है। और क्रिकेट कॉम्प्लेक्स अगर खुल जाएगा तो कहीं ना कहीं आईपीएल का चांस बनता है थोड़ा बहुत, क्योंकि बिहाइंड द क्लोज डोर आईपीएल होने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या बिहाइंड द क्लोज करना कहीं ना कहीं आईपीएल को अभी के लिए पॉसिबल है, जबकि कोविड-19 के इतने तेजी से बढ़ रहा है, 1 लाख के आसपास केसेस भी आ चुके हैं? देखिए, आईपीएल का जहाँ तक सवाल है, मेरा नहीं ख्याल कि अक्टूबर से पहले हम आईपीएल होते हुए देख सकते हैं। स्टेडियम का खुलना ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि थोड़ा रिलैक्सेशन होगा नॉर्म्स में, बट खेल होना अभी भी बहुत दूर की बात है। और आईपीएल मेरे ख्याल से अक्टूबर में ही होगा, क्योंकि तब तक आप देखेंगे कुछ एक कर्व जो है जिसके बारे में सारे लोग बात कर रहे हैं वो थोड़ा फ्लैटन होने लगेगा। और दूसरी बात ये भी है कि अभी तक सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम लोगों को बाहर से लेके आएँ, उनको फिर क्वारंटाइन में रखें और फिर खेल खिलाएं। आप क्लोज डोर की बात कर रहे हैं, क्लोज डोर में अभी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको किसी भी हालत में करीबन 100-200 लोगों को एक वक्त पे स्टेडियम पे लेके आना बहुत एक कठिनाई का काम है, क्योंकि आप सिर्फ प्लेयर्स के बारे में सोच रहे हैं। ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो एसोसिएशन के लोग हैं वो हैं, फ्रेंचाइज के लोग हैं, होटल स्टाफ है, होटल्स है, बस सर्विस और सारे इत्यादि जो भी जितने भी सर्विस हैं उन सबको एक साथ एक जगह पे करना बहुत मुश्किल का काम है। जो खाना पकाते हैं, जो खाना डिलीवर करते हैं, पानी डिलीवर करते हैं, इस सब को कंट्रोल में लेके आना इस वक्त थोड़ा मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है आईपीएल जब भी होगा वो होगा अक्टूबर के महीने में, शायद नवंबर तक खिंच जाए, बट साल के एंड से पहले पहले आईपीएल हो जाएगा। ये तो आपने बिल्कुल इसमें सही कहा, क्योंकि अभी के लिए आईपीएल होना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ एक नजर से सोचे तो कहीं ना कहीं बात सही लगता है, लेकिन दूसरे नजरिए से सोचे तो होटल भी है, बहुत सारे स्पोर्ट्स के जो मैनेजमेंट के लोग हैं बहुत सारे हैं, सारे लोगों को मैनेज करके क्रिकेट करना अभी ना कहीं मुश्किल है। जबकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी ऐसा बात कर रहा है अभी बीसीसीआई से कुछ टेस्ट मैच भी कराया जाए ऑस्ट्रेलिया में, जो बिहाइंड द क्लोज डोर होगा, जो दिसंबर के महीने के आसपास शायद हो सकता है। और इंग्लैंड भी कुछ कोशिश कर रहा है कि वेस्ट इंडीज इंग्लैंड आए, और जबकि यूरोप में सबसे ज्यादा केसेस हैं तब भी हम्म। फिर भी यहाँ पर इंग्लैंड कोशिश कर रहा है। फिर हम्म। भी पाकिस्तान भी यहाँ पर जाने की बात चल रहा है कि इंग्लैंड जाएगा खेलने के लिए। तो थोड़ा बहुत क्रिकेट तो अभी के लिए लगता है 2-3 महीने और लग जाएगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शुरू होने के लिए। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि बुंडसलीगा शुरुआत हो चुकी है, साउथ हाँ, कोरिया में फुटबॉल वापस आ चुका है, तो धीरे धीरे बेसबॉल आएगा। भी वापस आ चुका है। और वक्त लगेगा, बट मैं एक बात कह सकता हूँ कि स्पोर्ट वैसे नहीं होगा जैसे पहले होता था, और इस सब में बहुत वक्त लगने वाला है। ये तो सही बात है सर। मेरा जो नेक्स्ट सवाल आपसे होगा कि कल ही आप यहाँ पर शाहिद अफरीदी का आपने यहाँ पर स्टेटमेंट भी सुना होगा, और जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी हमारे जो पीएम प्राइम मिनिस्टर उनके बारे में बात किया, कि आपको लगता है एक स्पोर्ट्समैन आकर डायरेक्टली इसी तरह से बात करना पब्लिक के सामने सही बात है? क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन का हमेशा नजरिया कुछ दुनिया का बहुत अलग है। जब स्पोर्ट्स का अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, कि दोनों देश के जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ज्यादा खफा है। अभी मैं न्यूज वगैरह देखा था, हरभजन सिंह भी ऐसा कुछ ट्वीट डाले, उन्होंने ये दोनों में ट्राई उन्होंने डोनेट भी किया था। तो क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्समैन पॉलिटिशियन के खिलाफ ऐसा बात करना चाहिए? देखिए, स्पोर्ट्समैन अगर स्पोर्ट्स में है तो उनको स्पोर्ट्स का ही बात करना चाहिए, पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करना चाहिए। पर हमें ये नहीं पता कि शाहिद अफरीदी क्या सोच रहे हैं, क्या वो खुद पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनके क्या एम्बिशन है उसके बारे में हमें पता नहीं है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमें उस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। उन्होंने जो कहा उससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। और और इसके वजह से क्या होता है कि खटास जो है दोनों देशों में और ज़्यादा बढ़ जाता है।
और ज्यादा अब बढ़ जाए। उनके क्या मोटिवेशन है, क्यों कहा उन्होंने, ये मुझे नहीं पता। मैं उनको उतने गौर से नहीं समझता, पढ़ता और देखता। अ, तो बेस्ट आई थिंक है कि उनको इग्नोर करना चाहिए और हमें अपने कोविड-19 के जो हमारी जो लड़ाई है उससे लड़ना चाहिए और ऐसे जो खटास बढ़ाने वाली बातों से दूर रहना चाहिए। ये तो बिल्कुल भी सही बात है, क्योंकि मैं भी नहीं सोचता हूँ अगर क्रिकेट में ये सब कुछ घुसाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और डोमेस्टिक सर्कल में तो टीम इंडिया का अपकमिंग जो विकेट कीपर होगा कौन हो सकता है, सबसे बड़ा दावेदार कौन हो सकता है? किस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ तीनों फॉर्मेट के बारे में, देखो, क्योंकि तीनों टेस्ट फॉर्मेट में। में एक विकेट कीपर तो नहीं होगा। हाँ, ये और तो सही बात है, क्योंकि रिद्धिमान शाह और ऋषभ पंत के बीच कंपटीशन है टेस्ट मैच में, जबकि वहाँ वनडे T20 में ऋषभ पंत के साथ यहाँ पर संजू सैमसन कम्पीट कर रहे हैं। नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है टेस्ट मैच में रिद्धिमान शाह और ऋषभ पंत, आपने सही कहा। बट हाँ, मेरा ये ख्याल है कि वक्त आ गया है कि ऋषभ पंत को एक लंबे काल के लिए उनको विकेट कीपिंग करने का मौका देना चाहिए टेस्ट मैचेस में। वो कैसे इम्प्रूव होंगे? वो खेल के ही इम्प्रूव होंगे। वो बेंच पे बैठ के हाँ, तो इम्प्रूव नहीं होंगे टेस्ट मैच में विकेट कीपिंग। और जहाँ तक वनडे और T20 की बात है, मेरा ख्याल है KL राहुल जो है इस वक्त थोड़ा आगे चल रहा है, बिकॉज वो एक हाँ, डायनामिक तो प्लेयर है और उनके कीपिंग से काफ़ी टीम को फ़ायदा होता है, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा गेंदबाज हो या एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खेला सकते हैं। खिला। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त शॉर्टर फॉर्मेट में KL राहुल आगे चल रहे हैं और टेस्ट मैच में रिद्धिमान शाह और ऋषभ पंत एक ही पायदान पर है। बट शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि रिद्धिमान शाह अभी 35 साल के हो चुके हैं, तो शायद ऋषभ पंत थोड़े आगे निकल जाएंगे। ऋषभ पंत के एज भी उनके साथ है, क्योंकि बहुत बिल्कुल, ज्यादा यंग भी है। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आप महेंद्र सिंह धोनी का करियर के बारे में कुछ सोचते हैं, या वो आ सकते हैं अभी टीम में? क्योंकि अभी उनका जो फुटेज निकल के आ रहा है कि बहुत ज्यादा वो अलग लेवल पर चले गए हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं उनको बीसीसीआई कांटेक्ट करना चाहते हैं वीडियो के लिए जो कोविड-19 के खिलाफ, उसके खिलाफ भी बीसीसीआई ने उनके पास कांटेक्ट नहीं कर पाए, और बहुत सारे साथी खिलाड़ी उनके पास बोलते हैं कि MS धोनी को कांटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्या आपको लगता है MS धोनी का कुछ अभी फ्यूचर है? देखो, MS धोनी को कांटेक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, मुमकिन ये है। मैं डॉन पिक्चर के डायलॉग से बता रहा हूँ। और मेरा ख्याल है MS धोनी का इंटरनेशनल करियर समाप्त हो चुका है और अगर उनको खेलना होता तो वो पिछले साल का कोई भी सीरीज़ खेल सकते थे। अगर वो खेलना चाहते थे तो डोमेस्टिक क्रिकेट में देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, कोई ना कोई ट्रॉफी ज़रूर खेलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में अब कोई रुचि है और उन्होंने अपना हाँ, मन बना लिया है कि वो नहीं खेलना चाहते। हाँ, जहाँ तक ये बात है कि उन्होंने फॉर्मली रिटायरमेंट क्यों नहीं अनाउंस किया, देखिए रिटायरमेंट जो है वो एक पर्सनल कॉल है और वो जब चाहे रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं। इस पे मैं और आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप इस वक्त अनाउंस करिए या आप उस वक्त अनाउंस करिए। जहाँ तक हाँ। इंडियन क्रिकेट की बात है, इंडियन क्रिकेट आगे चला जा चुका है और MS धोनी अब एक पूर्व क्रिकेटर बन चुके हैं इंडियन क्रिकेट के संदर्भ में। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनका एज भी थोड़ा बहुत ज्यादा हो चुका है, अभी वो अगर जाएंगे तो यंगस्टर को भी बहुत ही ज्यादा भी मिलेगा। और मेरा जो सर नेक्स्ट सवाल होगा आपसे, क्योंकि हाँ, सौरव गांगुली टाइम आप बहुत सारे मुझसे ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि सौरव गांगुली टाइम तो मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था, लेकिन जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया, सौरव गांगुली टाइम क्या होता था, जो यंगस्टर को कभी कभी तीसरे नंबर पर डालते थे, कभी कभी चौथे नंबर पर डालते थे, जैसे MS धोनी को तीसरे नंबर पर डाले पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में, और श्रीलंका के साथ भी कुछ तीसरे नंबर पर डाले, इरफान पठान को कुछ बार डाले। और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर को आप देखेंगे जो सौरव गांगुली एक्सपेरिमेंट करके आगे डालते थे, और सौरव गांगुली का मानना भी ये था कि जिस भी क्रिकेटर को अगर अच्छा क्रिकेटर बनाना है थोड़ा बहुत उनको आगे भेजना चाहिए। जब हम विराट कोहली के एरा को यहाँ पर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी क्रिकेटर को एक्सपेरिमेंट के रूप से यहाँ पर तीसरे नंबर पर या बिल्कुल आगे जाने की बात, जबकि ऋषभ पंत को हमने ऑलरेडी देख चुके हैं और अंडर 19 लेवल पर ओपनिंग भी कर चुके हैं, और बहुत बार हमने IPL में उनको देखा हुआ तीसरे नंबर पर खेलते हुए, चौथे नंबर पर खेलते हुए हमने देखा है। क्या आपको लगता है कि जो यंगस्टर आते हैं कभी कभी अगर सीरीज विनिंग पॉइंट में हो तो उनको एक्स्ट्रा तो आगे
विराट कोहली नहीं चल रहे हैं, जब सौरव गांगुली के टाइम में होता था। देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि सौरव गांगुली ने एक्सपेरिमेंट किया, तो मैं आपको बता दूं कि जो 183 मारा था MS धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ, हाँ वो राहुल द्रविड़ की कप्तानी में मारा था। और इरफान राहुल पठान जो नंबर 3 पे बैटिंग करने आते थे, वो राहुल द्रविड़ की कप्तानी में आते थे। तो मेरे ख्याल से जो ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट हुआ, वो ज़्यादा राहुल द्रविड़ की कप्तानी में हुआ, ना कि सौरव गांगुली की कप्तानी में। सौरव गांगुली की कप्तानी में ये हुआ कि जो यंगस्टर्स थे उनको मौका मिला, क्योंकि आपको याद होगा कि सौरव गांगुली जिस सिनारियों में कप्तान बने थे, जब बने थे उसके तुरंत बाद ही काफ़ी सीनियर प्लेयर पे मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा था और उन सबको हाँ बैन कर दिया गया था। तो जो वनडे टीम था, वनडे टीम और टेस्ट टीम में एक दो ऐसे स्लॉट्स थे जिनमें उनको बाई फोर्स युवा खिलाड़ियों को खिलाना पड़ा। और हाँ और आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त विकेट कीपिंग को लेके भी 2-3 साल तक एक असमंजस की स्थिति थी कि कब विकेट कीपिंग कौन करेगा। जब तक 2004 में MS धोनी MS धोनी आए। बांग्लादेश के दौरे पे नहीं गए, तब तक विकेट कीपिंग का भी कोई पक्का दावेदार नहीं था। आपको हाँ याद होगा कि राहुल द्रविड़ क्या। MS धोनी के को 1 साल लगा टेस्ट टीम में आने के लिए। 5 टेस्ट मैच उनके आने के बाद दिनेश कार्तिक टेस्ट में कीपिंग करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ 183 के पारी के वजह से ही MS धोनी टेस्ट टीम में वो जगह बना पाए। तो आपको ये देखना होगा कि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। उस वक्त उस टीम में बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स थे जो टीम को एक साथ बना के रखते थे। इस वक्त आप देखेंगे कि काफ़ी सीनियर प्लेयर्स नहीं हैं टेस्ट टीम में। आप देखें तो अब अजिंक्य रहाणे, पुजारा, अश्विन, बट इसमें अश्विन। से सिर्फ पुजारा ही एक पक्का दावेदार है एक रेगुलर जगह के लिए 11 में टेस्ट हाँ टीम में। अश्विन और रहाणे कभी कभी ओवरसीज नहीं खेलते हैं। आप वनडे और T20 टीम उठा के देखते हैं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं जो सीनियर प्लेयर हैं, जो वनडे और T20 में अपने दावे तीनों। अपना प्लेस पक्का मानते हैं। मैं ये नहीं हाँ कहूँगा कि रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट में अभी पक्के दावेदार हैं। तो आप हाँ देखें जो सीनियर प्लेयर्स का ग्रुप है उस वक्त अलग था, मतलब 4-5 प्लेयर्स थे जो दोनों फॉर्मेट खेलते थे। अब मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो है विराट कोहली और कुछ हद तक जसप्रीत बुमराह। तो इस सब से क्या होता है कि काफ़ी नए प्लेयर्स हैं जो अपने प्लेस के ऊपर श्योर नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। जैसे जैसे वो खेलते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे वो इम्प्रूव होते जाएंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा सही बात है, क्योंकि टेस्ट टीम में आप देखेंगे तो बहुत ही कम खिलाड़ी हैं जो अपने जगह को पक्के बनाते हैं। और बॉलर्स के माने तो सिर्फ मुझे लगता है ईशांत शर्मा थोड़ा बहुत हैं जो टेस्ट टीम में कंटिन्यूस खेलते आ रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है टेस्ट टीम में। और हम देखेंगे बिल्कुल तो सर बिल्कुल। अभी के लिए आप, हाँ अभी के लिए आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि स्प्लिट कैप्टनशिप के बारे में, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि विराट कोहली की कैप्टनशिप में टीम सेमीफाइनल में जाकर यहाँ पर स्टॉक कर जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो जब उनका IPL टीम के बारे में आप देखेंगे तो वो बंगलोर की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म एक एक सीजन में करता है, फाइनल में जाते हैं हम, जबकि फाइनल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जबकि उनका टीम बहुत ज्यादा बेहतरीन होती है। जब आप मुंबई इंडियंस के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा बहुत ही नए नए प्रोडक्ट भी उनके सामने आए। जब यहाँ पर पांड्या के बारे में बात करें, बुमराह भी ग्रूम हुए कहीं ना कहीं मुंबई के साथ थोड़ा बहुत। लेकिन विराट कोहली कैप्टनशिप और रोहित शर्मा की कैप्टनशिप, क्या आपको मानते हैं कि तीनों फॉर्मेट में सेम कैप्टनशिप, या तीनों फॉर्मेट में थोड़ा बहुत टेस्ट में अलग कैप्टनशिप और वनडे T20 में अलग कैप्टनशिप, या सही बात है? जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई थिंक एक और साल लगेगा और हम देखेंगे कि शायद रोहित 1 साल के बाद शायद T20 में कप्तानी करने लगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, विराट टेस्ट और वनडे के लिए उपयुक्त कप्तान है। और T20 की कप्तानी का मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक वक्त आने वाला है 1 साल के अंदर, क्योंकि जब भी क्रिकेट वापस आएगा आप देखेंगे कि क्रिकेट के मैचेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारे लोग हिंदुस्तान से खेलना चाहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान से खेलेंगे तो और पैसा आएगा और रेवेन्यू आएगा। तो ऐसा वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि विराट काफ़ी जो T20 सीरीज़ हैं उसको शायद मिस करे और रोहित उनके जगह खेले और ज़्यादा और कप्तानी करे T20 फॉर्मेट में। मैं टेस्ट और वनडे को एक की तरह देखता हूँ
और टी20 को एक अलग फॉर्मेट, यहाँ तक कि मैं उसको एक अलग स्पोर्ट की तरह देखता हूँ। मैं वनडे टी20 को वनडे का एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं मानता। वनडे और टी20 दोनों अलग फॉर्मेट है और उनको बिल्कुल अलग तरीके से अप्रोच करना चाहिए। ये हमने देखा है इंग्लैंड के तौर पे। साउथ अफ्रीका जब खेलती है तो उनका टी20 टीम अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया का टी20 टीम में काफ़ी अलग प्लेयर्स होते हैं। तो ये वनडे और टी20 को एक साथ जोड़ के देखना बंद कर देना चाहिए। दोनों अलग फॉर्मेट है, अलग तरीके से खेलना चाहिए। और सर ये सवाल से मैं थोड़ा बहुत आपको विंटेज की तरफ आपको लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं खासतौर उड़ीसा के हूँ, तो यहाँ पर देवाशीष महांती आपको शायद पता होगा। तो देवाशीष महांती के बाद टीम इंडिया में यहाँ पर किसी भी तरह की उड़ीसा के यहाँ पर गेंदबाजी नहीं गया। प्रज्ञान ओझा गए थे, लेकिन वो रणजी ट्रॉफी अलग खेल के गए थे। तो ऐसा एक खास आप बोलना चाहें कुछ देवाशीष महांती के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फैन है यहाँ पर देवाशीष महांती के, क्योंकि उस टाइम पर शायद उन को जिस टाइप पे यहाँ पर परेशान किया था। तो देवाशीष मोहंती एक ऐसे गेंदबाज थे जो मेरे ख्याल से बहुत अनलकी थे कि वो ज़्यादा नहीं खेल पाए। हम ये नहीं हाँ बोलेंगे कि वो 3-4 साल का वक्त जो था जब देवाशीष मोहंती खेल रहे थे हिंदुस्तान के लिए, तब उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। सहारा कप में की आपको याद होगा, सईद अनवर को हाँ बहुत तंग किया था उन्होंने। सनत जयसूर्या को चुप करा के रखा था। 99 वर्ल्ड कप में उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। उनका एक्शन ही इतना अजीब था कि लोग समझ नहीं पाते थे कि बॉल आ रहा कहाँ से, जा कहाँ रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे ख्याल से वो एक यूनिक बॉलर थे और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो ज़्यादा नहीं खेल पाए हिंदुस्तान के लिए। और बहुत अच्छे गेंदबाज थे, बहुत लंबे समय तक उनको खेलना चाहिए था। उनको, हरविंदर को, एबी कुरुविल्ला को, सलील अंकोला को, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये सारे गेंदबाज एक साथ आए और एक साथ चले गए। बट यही दुनिया का दस्तूर है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, एक साइकिल होता है। बट देवाशीष मोहंती वॉज अ रेयर जेम जो ज़्यादा खेल सकते थे हिंदुस्तान के लिए। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनका बॉलिंग में कुछ था जो उनका, आप अभी भी उनको हाइलाइट्स वगैरह हम उठाकर अगर देखते हैं तो अभी भी उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि उनका जो बॉलिंग स्टाइल है कुछ ना कुछ अलग था। कहीं ना कहीं अजहरुद्दीन के टाइम तो उनको बहुत ही ज्यादा मौका मिला, लेकिन उसके बाद जब टीम इंडिया थोड़ा बहुत फिक्सिंग स्कैंडल में यहाँ पर फंसा, उसके बाद सौरव गांगुली कैप्टनशिप आया, उसके बाद इतना ज्यादा मौका नहीं मिला यहाँ पर। देवाशीष महांती के बारे में बात करें, और चाहे शिव सुंदर दास के बारे में आप बात करें, जो वो भी उड़ीसा के थे, तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा मौका नहीं मिला। तो सर मेरा जो यहाँ पर आपके सवालों का आखिरी सवाल है ये मेरा दोस्तों, सर ये जो फेब फोर अभी बहुत ही ज्यादा चल रहा है, कि फेब फोर के बारे में बहुत ही ज्यादा अभी चल रहा है। तो बाबर आजम कभी आ रहे हैं, कभी आप रूट के बारे में थोड़ा बहुत साइड कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि बाबर आजम फेब फोर में अभी के लिए, तभी अभी तक उन्होंने टेस्ट में अभी तक इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हालांकि टेस्ट टीम में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी लगाया, बांग्लादेश के साथ सेंचुरी लगाया रिसेंटली, हम श्रीलंका के साथ भी उनको देखे सेंचुरी लगाए, लेकिन फेब फोर में अभी के लिए आप बाबर आजम को मानते हैं? आई थिंक बाबर आजम को फैब फोर में शामिल कर देना चाहिए क्योंकि वो हाँ, तीनों फॉर्मेट में कंसिस्टेंट है। तीनों फॉर्मेट में टॉप और, फाइव के अंदर और आते हैं। मेरे हिसाब से जो, हाँ, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा फैब फोर होगा डेविड, नहीं सॉरी, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, विराट और बाबर आजम। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, रूट उतने कंसिस्टेंट नहीं है जितने ये बाकी तीन हाँ खिलाड़ी हैं। और रूट को अपने बल्लेबाजी में कंसिस्टेंसी लाना ज़रूरी है। रूट आप देखें, अभी टी20 टीम से बाहर हो चुके हैं। हाँ और वो वनडे में एक वो वनडे में क्या होता है कि रूट, मॉर्गन जैसे बल्लेबाज जो है, वो बेयरस्टो और क्या नाम है उसका, अ, जो विकेट कीपर है उनका मैं नाम भूल रहा जॉनी हूँ, जॉस बेयरस्टो। बटलर, बेन स्टोक्स, जेसन रॉय, ऐसे जो ताबड़तोड़ खेलने वाले जो बल्लेबाज हैं, उनके सामने उनकी गिनती ज़्यादा नहीं होती एक दो से क्रिकेट में। बट बाकी जो आप खिलाड़ी देख रहे हैं वो हर फॉर्मेट में अपने टीम के मेन बल्लेबाज हैं। रूट मेरा ख्याल है सिर्फ एक टेस्ट मैच फॉर्मेट में मेन बल्लेबाज हैं। बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं वो हर फॉर्मेट में उनकी टीम के बेस्ट बल्लेबाज हैं। इसलिए मैं बेस्ट कहूँगा बल्ले। कि रूट अब शायद फाइव फोर में नहीं है और उनकी जगह बाबर आजम ने ले ली है। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाबर आजम का परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में जो रैंकिंग के बारे में बात करें तो विराट कोहली से थोड़ा बहुत आगे निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ 70 मैच के आसपास उन्होंने, जब तक मुझे याद है, 11 सेंचुरी लगा चुके हैं। और टेस्ट में जब उनका बहुत ही बार उनको क्वेश्चन किया जा रहा था कि 35 के आसपास एवरेज है, जबकि टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक सेंचुरी भी लगाया, और कुछ 97 कुछ ऐसा कुछ बनाए थे जो खराब शॉट कर आउट हुए, लेकिन उसके बाद
श्रीलंका के साथ सेंचुरी, 143 बांग्लादेश के खिलाफ। तो जब वो खिलाड़ी ऐसा है कि पाकिस्तान में कभी क्रिकेट खेलता ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर उनका मैच तो शारजाह दुबई में ही होता है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सही बात है कि बाबर आजम भी बहुत ही अच्छा फॉर्म कर रहे हैं, और टॉप 4 में वो भी थोड़ा बहुत ही बड़ा दावेदार यहाँ पर पेश कर रहे हैं। तो सर आपको बहुत बहुत वेलकम कि मेरे चैनल पर आए, जो मेरे ऑडियंस के साथ आपने बात किया, आपके जो मन की बात थे। तो मेरे ऑडियंस के साथ ये बोलना है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आते हैं काओ कॉर्नर क्रॉनिकल विद चंद्रेश चैनल पर, जो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सर आप कुछ बोलना चाहिए मेरे ऑडियंस को आपके चैनल के बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया आपके चैनल में। मैं चाहूँगा कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे चैनल के भी सब्सक्राइबर्स बने। हम वहाँ पे बहुत सारे क्रिकेटर्स को बुलाते हैं, बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं। नेगेटिव बातों के लिए वक्त नहीं है उसमें। और पुरानी यादें, नई कहानियाँ ताज़ा करते हैं। और चैनल का नाम है काउ कॉर्नर क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के थ्रू आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हो मेरे चैनल के भी सब्सक्राइबर्स बने, और साथ में हम सब ग्रो हों और क्रिकेट पे और ज़्यादा कंटेंट बने और पॉजिटिव कंटेंट बने। ये तो सही बात है, क्योंकि हम मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा ही रहता है। जब आपके बिल्कुल आपने चैनल शुरू किया था तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। और उमर अकमल का कुछ जो कंट्रोवर्सी के टाइम भी मैंने आपका चैनल देखा था, जो कामरान अकमल का इंटरव्यू आपने किए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे काबिल समझा कि मैं आपके चैनल पे आ सकूं। मैं एक बार फिर चाहूँगा कि आपके सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, काउ कॉर्नर क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट।